हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज मैं आपको 5वें चैप्टर के पूर्ण हो जाने पर इसके कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। आप इनको अच्छी तरीके से समझें और पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपकी समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है। आंकिक प्रश्न। लेसन 5। तो इसका पहला प्रश्न है, दो समान आकार के तार जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करो। दो प्रतिरोधक तार हैं, इसकी प्रतिरोधकता ρ1 है और इसकी प्रतिरोधकता ρ2 है। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है इसका R1 है और इसका R2 है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम जब संयोजन होता है तो हम ये जानते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है R = R1 + R2। श्रेणी क्रम संयोजन में तो इसमें R1 का मान रख लो ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A और इस R का मान ρ L/A, क्योंकि तार की लंबाई और क्षेत्रफल समान है इसके दोनों। तो इन सब के L/A सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ρ = ρ1 + ρ2। तो ये इसका आंसर है। अगर मान लो हमने इसी को समांतर क्रम में लगा दिया होता, यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो तुल्य प्रतिरोधकता ρ = ρ1 ρ2 / ρ1 + ρ2।
तो ठीक वैसे ही निकालते 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसमें r1 r2 और r के मान रख देते तो आपका ये तुल्य प्रतिरोधकता आ जाती है इसकी। दूसरा क्वेश्चन, टू 2.1 वोल्ट का सेल 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा देता है जो 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है आपको, तो आपको मैंने इसमें सूत्र बताया था इसका, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। आपको R निकालना है, सो R इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन आई। आपको दिया है क्या, E इक्वल टू 2.1 वोल्ट, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। इसमें V का मान नहीं दे रखा है, कैपिटल R इक्वल टू 10 ओम। इस 10 ओम से हम इसका V निकाल लेंगे, इसलिए V इक्वल टू आई आर। I का मान 0.2, R का मान 10, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ये सब कुछ दे रखे हैं, आपको R का मान निकालना। अतः R इक्वल टू, इस फॉर्मूले में इसका मान रखें तो E का मान 2.1 माइनस 2 अपॉन I का मान 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, तो ये कितना आ गया 1/2, तो ये हो गया 0.5 ओम, ये इक्वल टू R। ये इसका आंसर। तो क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है जो दी गई है, और इसमें V का मान निकाल लेना है पहले ही, इसके बाद ही इसमें R का मान निकाल पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, R प्रतिरोध के तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया गया है। इसके किसी व्यास
व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, एक तार है, ये तार है, इसका प्रतिरोध है 8R। अब इस तार को क्या है, मोड़ करके ऐसे वृत्ताकार बना दिया गया, ऐसे। ये इसका केंद्र है, इसका जो। अब वो कह रहा है कि हम इसका कोई सा भी व्यास ले लें। मान लो कि हम इसका व्यास ये ले लेते हैं, AB। तो इस व्यास के सिरों पर प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने क्या कि भाई ये ले लें, तो इसके दो पार्ट कर दिए, और ये देख सकते हैं इसमें दोनों पार्ट समांतर क्रम में हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये है आपका इसका 4R, और ये भी इसमें 4R। तो इसके दो पार्ट, दो बराबर पार्ट। व्यास जो होता है वो उसके समान दो भाग करेगा, तो प्रत्येक भाग का मान 4R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई आधी हो गई, ये लंबाई भी आधी हो गई, और ये लंबाई भी इसकी आधी हो गई। तो प्रतिरोध का मान 8R का आधा, यानी 4R और 4R होगा। अब इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब ये वाला क्रम जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, जो ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य, क्योंकि समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्विवेलेंट, इसका प्रभाव ही निकालना है। तो ये इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 ये इक्वल टू 4R, ये 1/4R। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 2/4R। सो ये इक्वल टू 1/2R। तो R इक्वलेंट कितना आ गया, ये इक्वल टू 2R। तो यानी अब इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो 2R के बराबर होगा। अब इसमें आपका चौथा क्वेश्चन, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो पहला है इसका, ये आपको दे रखा है, एक घन है, ये घन है इसका। तो ये जो इसका इस सिरा दे रखा है, और एक इसका ये सिरा दे रखा है। ये सिरा है इसका A, और ये सिरा है इसका B। तो A और B, और यहाँ पर जो इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें ये प्रतिरोध है। तो ये कितने, इसमें भी R है, ये भी R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। तो प्रत्येक भुजा के अंदर R प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रत्येक भुजा में।
का प्रतिरोध R। अब देखो इसको समझने के लिए कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें सबके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और श्रेणी और समांतर क्रम की पहचान यही होती है कि जहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो समांतर क्रम में होता है और जहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो वो सब प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो सपोज करो भाई हम यहाँ से लें तो ये 1 2 और 3 शाखाएं, एक ये और एक ये, तो 3 शाखाओं के अंदर करंट जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो करंट जाएगी वो यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जाएगी करंट, ये भी 2 भागों में ऐसे डिवाइड होगी जो, और यहाँ पर से यहाँ जो करंट जाएगी ये भी इसमें 2 भागों में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। और फिर क्या होगा, यहाँ से आने वाली और यहाँ से आने वाली धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, यहाँ से आने वाली और इसमें यहाँ से आने वाली धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, और इसमें जो होगी वो ये आने वाली विद्युत धारा यहाँ से आने वाली और ये आने वाली ये विद्युत धारा पर इसके अंदर प्रवाहित होगी। तो करना क्या है, जैसे यूँ मान लो कि भाई इसमें 6 इसमें 6I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब मैं इसको हम ऐसे बना देता हूँ, ये है। अब मान लो कि यहाँ से 6I एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ये इसका पॉइंट A और ये इसका पॉइंट B। तो इसमें जाएगी 2I, इसमें जाएगी 2I और इसमें भी जाएगी 2I, क्योंकि समान प्रतिरोध है तो समान धारा जाएगी। इस पॉइंट पर जाते ही ये विद्युत धारा यहाँ से 2 भागों में प्रवाहित हो जाएगी, I और फिर ये I, और ये जाने वाली धारा यहाँ पर I और ये I। तो यानी कि पहले 3 जो शाखाएं होती हैं उनमें 2I होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 प्रतिरोधक होते हैं वो समांतर क्रम के अंदर है। तो अब क्या करें, इन 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ें। इस तरीके से। तो ये कितना हो गया, ये R और ये R। अब इसके बाद जो 2I करंट है ये प्रत्येक 2 शाखाओं के अंदर डिवाइड होती है। तो 3 2I हैं और ये 2 शाखाओं में डिवाइड होंगी तो 6 प्रतिरोध हो गए। तो 6 प्रतिरोध फिर ये श्रेणी समांतर क्रम के अंदर होंगे। तो ये यहाँ से इस तरीके से एक 2 3 4 5 और एक ये मान लें 6। तो भाई ये 6 प्रतिरोध जो हो गए वो इस तरीके से, और ये तो ये 6 प्रतिरोध हो गए। तो ये भी इसमें R, ये भी R, ये भी R, ये सब R के हो गए। तो पहले 3 ये, उसके बाद लास्ट के 6। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से आने वाली करंट, ये जो करंट आ रही है I, अब ये I करंट यहाँ से है जो ये, तो ये I और ये I दोनों यहाँ मिल जाएंगे तो फिर ये 2I हो जाएगी। यहाँ से आने वाली, अब ये जो 2I करंट यहाँ पर जा रही है ये इसमें यहाँ पर I और I के अंदर जाएगी। तो यहाँ से आने वाली I, यहाँ से आने वाली I इसमें जाएगी तो ये 2I। यहाँ से इसमें I आ रही है, ये इसमें I आ रही है, तो इसमें जहाँ आ जाएगी तो फिर ये 2I। तो 2I और 2I, फिर ये आपके श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। इस तरीके से। तो ये भी इसमें R, ये भी R, ये भी R। तब इसमें क्या होगा कि 3 ओम ये आपके 3 प्रतिरोध, ये 6 प्रतिरोध ये और 3 प्रतिरोध ये, कुल मिलाकर के 12 प्रतिरोध होगी, 12 भुजाएं होगी इसके अंदर से। तब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा आपका RY3 इनके बीच।
यहाँ पर देखें तो ये होगा RY6 और यहाँ पर देखें तो ये होगा RY3। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध हो गए इनके। तो अब इनको तीनों ये श्रेणी क्रम के अंदर हैं, तो इनका श्रेणी क्रम का प्रतिरोध लगा दें R इक्वल टू, क्योंकि ये जो होगा वो इसका R1 होगा और ये इसका R2 और ये इसका R3। तो R1 का मान R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, ये इक्वल टू इतना। इसमें एलसीएम ले लें 6, तो ये हो जाएगा आपका 2R प्लस R प्लस 2R, तो ये कितना हो गया 5/6R, ये इक्वल टू, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इतना आएगा। तो इस तरीके से आपको ये दे रखा है, तो इसके अंदर हम तुल्य प्रतिरोध इसका इस तरीके से निकाल लें। बस समझना ये है कि इसमें 3 भुजाएं जो होंगी उनके प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, फिर बाकी की जो 6 भुजाएं होंगी वो फिर समांतर क्रम में होंगी, बाकी की बची हुई 3 भुजाएं फिर वो समांतर क्रम में होंगी, और फिर ये सारा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में होगा, और इसको इस तरीके से श्रेणी क्रम में करके निकाल लेंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या है आपका इस तरीके का प्रतिरोध दिया गया है। ये इसका, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध R के बराबर है, ये R है, ये R, ये R, और ये पॉइंट A और B है, और ये अनंत तक जाता है। अनंत तक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही क्रम जो है बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा क्रम रिपीट हो रहा है? ये वाला। ये क्रम आगे तक चलाएगा उसके अंदर से। ऐसा मैंने आपको संधारित्रों के केस में भी बताया था। तो उसमें क्या है कि भाई ये जो क्रम होता है यहाँ से लेकर के इधर के साइड का, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा इसमें। तो मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध E इक्वल टू R। तो हम इसमें क्या निकालना है? ये तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने यहाँ पर ये R ले लिया। तो ये R, ये इसमें R है, ये R है, और ये A और B हैं, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R। क्योंकि अनंत तक जाता है इसलिए ये जो प्रतिरोध होता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से ये R। तो इधर का A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध इसके इस भाग के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है जो। तो देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं और ये फिर इसके श्रेणी क्रम में होगा जो ये। तो अब इन दोनों का हम निकालें कितना होगा जो ये। तो इस ब्रांच का जो तुल्य प्रतिरोध होता है इसका, ये मान लेते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 है। R1, तो यही आपका हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। सो ये 1/, ये हो जाएगा आपका R प्लस R अपॉन RR, ये इक्वल टू 1/R1। सो R1 इक्वल टू
आर आर अपॉन आर प्लस आर। अब इसमें क्या है कि ये जो इन सब की जगह पर एक ही प्रतिरोध आ गया R1, तो यानी कि अब ये जो संयोजन है वो इस तरीके से हो गया। ये है इसमें R और ये है इसमें R1 और ये इसके पॉइंट्स A और B, और इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो R के बराबर है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और इसके ये बराबर होंगे तो इसमें क्या करेंगे, R इक्वल टू आर प्लस R1, ये इक्वल टू R प्लस R1 का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे इसमें। सो ये हो जाएगा आर आर अपॉन आर प्लस आर। इसको सरल कर लें, आर प्लस आर, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस ये आपका आर प्लस आर। तो इसमें से एक आर जो होगा वो इस आर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या बचता है, हमको ये चाहिए आर स्क्वायर माइनस आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है आर का। आर का द्विघात समीकरण है। तो इसका एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, सामान्य समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 डाल दें और यहाँ पर नंबर 2 डाल दें और इन दोनों के कंपैरिजन कर लें इसकी। तो ए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इसमें ए का मान आ जाएगा 1 और बी का मान आ जाएगा -r और सी का मान आ जाएगा -r²। अब इसका जो समीकरण का जो हल होगा, इसका जो ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इसके मान रख दें इसमें ये वाले, तो -r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -r का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान -r² अपॉन 2 और a का मान 1। सो ये हो जाएगा आपका r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये r² प्लस 4r² अपॉन 2। सो ये इक्वल टू r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5r² अपॉन 2। सो ये इक्वल टू r प्लस माइनस स्क्वायर रूट r स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। सो ये इक्वल टू r कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब प्रतिरोध का मान नेगेटिव कभी नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस चिन्ह को हटा देंगे। तो और इस x के स्थान पर हमने क्या प्रयुक्त किया है, कैपिटल R। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू R। सो आपका R का मान आ जाएगा R इक्वल टू R इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये इसका आंसर।
तो माइनस चिन्ह उपेक्षणीय है इसमें। इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ दो इसके अंदर से, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का हमने संधारित्रों के अंदर भी बताया था कि ये वैल्यू इतने के बराबर आती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक क्वेश्चन। चार क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें एक पांचवा क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है आपका, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब एवं 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रम से 4 व 6 घंटे, 4 घंटे व 6 घंटे जलती है। दो पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे, 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन के एक माह के लिए, 30 दिन के एक माह के लिए विद्युत खर्च की गणना करो। और आपको दिया गया है कि प्रतिदिन विद्युत व्यय की दर इक्वल टू 5 रुपये प्रति यूनिट। तो सीधा है कि भाई 100 वाट के 4 बल्ब हैं और 40 वाट के 4 बल्ब हैं। ये 4 और 6 घंटे, यानी कि ये बल्ब है वो 4 घंटे चलता है और वो वाला बल्ब वो 6 घंटे चलता है। 2 पंखे हैं जो 60 वाट के हैं, 8 घंटे चलते हैं प्रतिदिन। अब 30 दिन का एक महीना मान लें और ये इसकी दर दी गई हो तो कितना व्यय होगा। तो पहले हम विद्युत व्यय निकालें, इसमें कितना होता है। अब विद्युत व्यय के लिए मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया था, वाट इंटू समय अपॉन 1000। तो विद्युत व्यय इक्वल टू वाट इंटू
समय अपॉन 1000। ये अपना फॉर्मूला था सिंपल। तो अब इसका हम निकालें तो अपने पास अलग अलग हैं इसमें, तो कुल विद्युत व्यय अब देखिए इसमें वाट है तो ये 100 वाट हो गए। 100 वाट कितने घंटे चलता है? 4 घंटे। और कितने बल्ब हैं? 4 बल्ब हैं अपने पास, अपॉन 1000। फिर है ये प्लस, फिर ये 40 वाट वाले, तो 40 वाट इंटू कितने घंटे चलते हैं? 6 घंटे, इंटू कितने बल्ब हैं? 4, अपॉन 1000 प्लस। अब क्या अपन पास 2 पंखे हैं तो 60 वाट के हैं, और कितने घंटे चलते हैं? 8 घंटे, और 8 प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, और 2 पंखे हैं ये, अपॉन 1000। तो ये तो एक दिन का व्यय आ गया सबका। अब इसको 30 दिन का करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सम में गुणा कर देंगे 30 का। ये एक दिन का व्यय है इनका, तो 30 दिन का व्यय निकालने के लिए 30 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो ये कितने हो गए भाई? इसके 2 जीरो यहाँ से काट दो, इसके ये हो गए 16, तो ये हो गया 1.6 प्लस इसका ये जीरो यहाँ से काट दो, ये हो गया आपका 16, 16 छिक्की 96, और इसमें 1000 का भाग लगा दें तो 0.96 प्लस ये इसमें 1 जीरो यहाँ से काट दें तो ये हो गया आपके 8 छिक्के 48, 48 दूनी 96, 96 में 100 का भाग लगा दें 0.96 इंटू 30, जोड़ लो इसको, तो ये 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, ये हो गया अपना 8 छिक्के 48, 48 दूनी 96। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ें तो 6 और 6 12, 2 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, और 2 इसमें जोड़ दें तो ये हो गया आपका 3 इंटू 30। ये कितना हो गया? इसको इससे गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 9 और 1 10, और ये कि 0, 2 के बाद इतना 105। यानी कि इनका कुल व्यय आ गया 105। तो खर्चा कितना हुआ? खर्चा ये इक्वल टू 105.6, इसका गुणा कर दें अपन 5 से, क्योंकि विद्युत व्यय दे रखा है 5 रुपये प्रति यूनिट, तो 1 यूनिट का 5 रुपये है। देखो इसको गुणा कर दें, 6 पंजे 30, 25 1 26, और ये 5, तो ये 0, तो यानी 526 रुपये। ये इसका आंसर है। तो आप क्या करें, जितने भी इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे रखे हों उन सब का अलग अलग इसमें निकाल लो, और 30 दिन से इसमें गुणा कर लो, तो कुल विद्युत यूनिट का खर्चा आ जाएगा इसका 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, सही है। इतने यूनिट, और जितने यूनिट भी आ जाए उसको प्रतिदिन प्रति यूनिट के हिसाब से उसमें गुणा करके और उसका मान निकाल दें। तो इस तरीके से आप गणना कर सकते हैं कि विद्युत व्यय कितना होता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखें और समझें। थैंक यू।